अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। हालांकि मेरे साथ प्रशांत जी हैं, मेरे साथ अशोक अरोड़ा साहब हैं, मैं इनका परिचय जब आएगा तो कराता चलूंगा। मेरे साथ विजय शंकर साहब हैं और मेरे साथ जयशंकर त्रिपाठी साहब, जयंत त्रिपाठी साहब हैं। मैं प्रशांत जी चूंकि लखनऊ के हैं, हम लोग बहुत बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटी माँ बाप की नजरों में तो बहुत सी होती थी, टीचरों की नजरों में बहुत सी होती थी, तो कहीं आज देश में ऐसा ही लग रहा है मुझे। जब मैं यूएपीए देखता हूं तो बहुत सी चीजें जिस तरह से सरकार यूएपीए को लागू कर रही है, वो कुछ मास्टर की नजर, वो माँ बाप की नजर, उस नजर से लागू कर दे रही है कि अच्छा तुमने ये किया, चलो तुम अनलॉफुल एक्टिविटी। मैं यूएपीए पे सीधे सीधे इसलिए बात करना चाह रहा हूँ। अशोक अरोड़ा साहब हमारे साथ हैं। अशोक अरोड़ा साहब, हाँ आ गए हैं। अशोक अरोड़ा साहब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वहां के सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी रहे हैं 3 बार, नई दिल्ली हाईकोर्ट के रहे हैं। इनसे मैं जरा कुछ एक चीज ये समझना चाहूंगा कि क्या यूएपीए इस समय ओवर यूज्ड हो रहा है। अच्छा मैं थोड़ा ये बता दूं, समय 1 घंटे का, मैं 2 बार आप लोगों के पास आना चाहूंगा। अगर हम लोग अपनी बात 5-6 मिनट में कर लेंगे तो 5-6-7 मिनट तक, तो वो थोड़ा समय का एक वो रहेगा। कुछ प्रश्न भी ले लेंगे क्योंकि वो दर्शकों के प्रश्न भी रहते हैं। अशोक अरोड़ा साहब, सबसे पहली चीज, क्या यूएपीए का ओवर यूज हो रहा है? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को, अशोक भाई अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी जी। बात बेसिक सवाल ये है कि ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट का क्या ओवर यूज हो गया है? जैसे कि हम लोगों ने इसमें देखा था, इस जो महामारी ये आया था कोरोना, आइवीमेक्टिन और इस सबका ओवर यूज हो रहा है, तो उसी तरह से क्या यूएपीए का भी ओवर यूज हो रहा है? 100% ओवर यूज हो रहा है और मिस यूज हो रहा है, इसमें कोई 1% भी डाउट नहीं है मेरे को। और सिल्वर लाइनिंग ये है कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है बहुत खूबसूरत, जिसको बड़े सालों बाद ऐसी जजमेंट पढ़ने को मिली है। और इस जजमेंट में इन्होंने ये बात करी है, जज साहब ने, जस्टिस सिद्धार्थ मुलद्रुल एंड जस्टिस अनूप भंबानी, ये बहुत जबरदस्त इन्होंने कहा है कि ये देखिए, मैं इसको 2 लाइन आपको पढ़ देता हूं। The Terrorist Act cannot be permitted to be applied in a cavalier manner to criminal acts or omissions that fall squarely within the definition of conventional offenses as defined under IPC. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट है, आप देखिए जजमेंट कब की है। ये जजमेंट जो है हमारी 1982 की है। देखिए, मैं तो इसको, मेरे पास कोई बेटर वर्ड नहीं है, इतनी बेशर्मी से सरकार कई बार यूज करती है और सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑर्डर का मिस यूज करती है, जिसमें A.K. रॉय की जजमेंट है 1982 की, जिसमें उन्होंने कहा कि वेयर इट सेज दैट द रिक्वायरमेंट दैट क्राइम्स मस्ट बी डिफाइंड विद एन appropriate definitiveness is a fundamental concept of criminal law and must be regarded as pervading theme of our constitution. तो जो खासकर सख्त कानून होते हैं, ये ABC बच्चा भी जानता है, जो जिसको भी क्रिमिनल लॉ या लॉ आता है, कि कोई भी जो लॉ होता है, जो जितना स्ट्रिक्ट होता है उसकी इंटरप्रिटेशन उतनी नैरो होती है। और आम भाषा में हम अगर कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये कहा है कि हमें कानून में वही लोग कवर करने हैं जो लोग, आप सर माफ करना, आप अपनी बातचीत बंद कर दें सर। सर आप इधर उधर देखते हैं तो हमारा डिस्टर्ब होता है, प्लीज थोड़ा सा ये भी रखें ना, फिर हमारा डिस्टर्ब होता है। प्लीज, हमें बुलाया तो फिर आप थोड़े से एरेंट्स छोड़ दें थोड़ी देर प्लीज। अब देखिए, मैं आपको बड़ी जरूरी बात बता रहा हूँ। अब ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट क्या लिख रही है, ये जस्टिस सिद्धार्थ मुलद्रुल की बेंच ने जो लिखा, वी आर कंस्ट्रेन्ड टू एक्सप्रेस दैट इट सीम्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इन इट्स एंजाइटी टू सप्रेस डिसेंट इन द माइंड ऑफ द स्टेट, the line between the constitutionally guaranteed right to protest and terrorist activities seems to be getting somewhat blurred. It is, if this mindset gains traction, it would be a sad day for democracy. डेमोक्रेसी कैसे सरवाइव करेगी? जो भी, अब वो लड़की एमफिल कर रही है, एक स्कॉलर है, JNU में पढ़ती है,
अगर उसके साथ अगर सरकार ऐसा बिहेव करेगी तो आम आदमी को कहाँ वो सिक्योरिटी है। और ये इसमें कोई, मेरे को तो कोई एक सेकंड भी इनिबिशन नहीं है। ये सब कुछ जाने अनजाने नहीं हो रहा है, ये सब जान के हो रहा है। क्योंकि अगर सरकार जब फेल हो जाती है, इकोनॉमिक फ्रंट पे आप फेल हो गए, एम्प्लॉयमेंट में फेल हो गए, आपने कह दिया पैसा जमा कराने के आप फेल हो गए, विमेन सिक्योरिटी में आप फेल हो गए, फूड सिक्योरिटी में आप फेल हो गए, मीडिया फ्रीडम में फेल हो गए, सीनियर सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए फेल हो गए, विमेन राइट के लिए फेल हो गए, तो फिर आप क्या करोगे? आपके पास कुछ चारा नहीं है। ये इनकी नीति है, ये सरकारें। और ये मैं कोई पर्टिकुलर इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब सरकारों ने किया है। कांग्रेस ये अमेंडमेंट लाई पहले, ये कांग्रेस लाई, ये कांग्रेस बीजेपी, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पार्टीज आर थॉरोली करप्ट, इनके माइंड्स करप्ट हैं, ये डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते हैं, इनकी अपनी पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसलिए ये यूएपीए का मैं कह रहा हूँ मिसयूज नहीं, ये दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। इतने लोग, अब ये देखिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है ब्रदर, अनफॉर्चुनेट इज दैट मैनी ऑफ द जजेस आर आल्सो वीक। अब जब स्ट्रॉन्ग जज के लगता है, जस्टिस सिद्धार्थ मिदुल और बंबानी जज साहब के लगता है, तो इतना स्ट्रॉन्ग जजमेंट आता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रॉय में 82 में लगा, तो 5 जजेस ने ये बात करी, ये 5 जजों ने बात करी कि आप आम कानून में जिसको कर सकते हैं प्रोसिक्यूट, उस पर टाडा वगैरह के फालतू के कानून मत लगाइए। तो जब अच्छे जज के पास लगती है, स्ट्रॉन्ग जज के पास लगती है, तो जजमेंट ठीक आती है। उसी कानून में जब वीक जज के पास लगती है, क्योंकि आप ये सिस्टम तो ठीक है, हम अब जब राजमा चावल बनाते हैं तो एक ही दाना निकाल के देखते हैं, सारे नहीं देखते। इसीलिए क्या होता है, जब इतने पूरे सिस्टम में हम देखें तो आम इंसान भी अगर आप देखें तो कुछ वीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग है, किसी का करेक्टर है, किसी का नहीं है। तो जब वीक आदमी डील करता है किसी प्रॉब्लम को, चाहे वो जज है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पुलिस वाला है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो उसको करप्ट तरीके से यूज करता है। उसका अपना ईमान नहीं होता, वो सरकार को माई बाप खुश करने के लिए यूज करता है। और जब स्ट्रॉन्ग जज यूज करता है, जैसे जस्टिस सिद्धार्थ मिदुल ने की, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में AK रॉय में की, जैसे PUCL में सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा कि जो आदमी इन्वॉल्व नहीं होता, जिसका, अब ये देखिए, अब कितना, मैं इसीलिए कहता हूँ दाल काली है। विटनेस पता है क्या है इसमें? विटनेस होते हैं इको, जुपिटर, बेल्टा, डेल्टा, ये विटनेस है। ये विटनेस का नाम नहीं बताते हैं, कहते हैं प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं, इसलिए उनके इको, बेल्टा, डेल्टा ये सब नाम बता देते हैं कि इस बंदे ने ये कहा कि इन्होंने बैठ के ये प्लानिंग करी थी कि अब ये खून खराबा होगा, अब ये होगा, तो बिल्कुल वो जैसे गोलू गोवा होता है ऐसे गवाह डाल देते हैं। एक और सबसे बड़ी बात देखिए कितनी, इसलिए मैं कहता हूँ दाल में काला, जो पुलिस ऑफिसर्स रिकॉर्ड करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग, जो उनके प्रोफेशनल्स, वो रिकॉर्डिंग चार्जशीट के साथ नहीं लगाई जाती। क्यों नहीं लगाई जाती? दैट मीन्स दे हैव मच टू हाइड देन टू डिस्क्लोज। अगर उनके खिलाफ कोई वाकई ऐसा एविडेंस होता तो पुलिस की जो रिकॉर्डिंग है उसको चार्जशीट के साथ लगाते और चार्जशीट के साथ लगा के उसको एक्यूज को सप्लाई करते। ये इन्होंने लगाई ही नहीं है, तो आप देखिए कितना मिसयूज को, इट इज एज गुड एज मैथमेटिक्स। और देखिए इनको 17,000 पेज की चार्जशीट है और ये पेन ड्राइव में दे देते हैं, जो जेल में बैठा है उसको पेन ड्राइव में दे देते हैं। कानून ये कहता है कि आपको हार्ड कॉपीज देनी है, हार्ड कॉपीज देने में ही महीनों लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? कहते हैं जी हमें फाइनेंशियल सैंक्शन लेनी है। 17,000 पेज फोटो कॉपी कराने का 1 रुपया भी लगाओ तो खाली 17,000 रुपए लगता है। फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं लेनी होती पुलिस को 17,000 रुपए के लिए। आप करोड़ों रुपए, 10-10 लाख रुपए के वकील कर लेते होंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसके लिए फाइनेंशियल सैंक्शन में टाइम नहीं लगता। 17,000 पेज की फोटो कॉपी कराने के लिए महीनों लगा दिए इन्होंने। और हाई कोर्ट की डायरेक्शंस जब आई, जब पिटीशन फाइल हुई तब हुई। इससे ज्यादा मिसयूज क्या होगा? बिल्कुल डिक्टेटरशिप है ये, कोई रिपब्लिक, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। कोर्ट ने तो ये कहा डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। आई से देयर इज नो डेमोक्रेसी एट ऑल। I let them invite me and contempt of parliament. There is no democracy in India today. जिसको मर्जी उठा के ये बंद कर देते हैं। ये क्या डेमोक्रेसी है? और देखिए बात, लास्ट बात मैं बताता हूँ, जब इनकी बेल हो जाती है, हाई कोर्ट जब बेल कर देती है, बेल के बावजूद वो बंदे रिलीज नहीं करते।
क्यों नहीं करते? पुलिस कहती है जी हमें इनके एड्रेसेस वेरीफाई करने, हमें 3 दिन का टाइम दो, हम राजधानी से असम में जाएंगे। अरे बाबा, जब आपने अरेस्ट किया था तो एड्रेस वेरीफाई नहीं किए थे क्या? और जब किसी को प्रोड्यूस करना होता है तब तो उसको जहाज में बिठा के ले आते हो, उसको प्रोड्यूस करना है। और जब उसको रिलीज नहीं करना होता, इट इज शेयर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं तो खुल के बात करता हूँ आनंद साहब, मैं बचपन में सीख लिया था मैंने कि हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, और रो रो के बात कहने की आदत नहीं मुझे, मैं खुल के बोलता हूँ। इसलिए बोलता हूँ कि डेमोक्रेसी आज तक हमें मिली ही नहीं है, इट इज ऑल ऑन पेपर्स। अगर आप ये सोचें कि 50% women in India, more than 50% women are anemic, more than 50% children are abused, out of which 50% are boys. 85% engineers, MBA are unemployable. अशोक भाई साहब, मैं और लोगों को भी ले लूं डिस्कशन में, बाकी लोगों को भी ले लूं डिस्कशन में। इसलिए मैं कहता हूँ ये सारे अपने पाप धुलने के लिए, सारी सरकारें, क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, सारे लोग अपने पाप धोने के लिए, लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज ले आते हैं कि ये जो सारे, वो जो पता नहीं 56 में लिख दिया, वो तो 10 साल भी नहीं हुए थे तो साहिर का दिमाग घूम गया, उसने लिखा है जरा। अशोक भाई, अब मैं बाकी लोगों को भी डिस्कशन पे ले लूं, मैं बाकी लोगों को भी डिस्कशन में ले लूं। ये बात इसलिए हो रही है, अशोक मैं भाई, आपको बता रहा हूँ, अशोक साहब, ये सारे क्योंकि दे आर टोटली फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स। अशोक साहब जी, मैं थोड़ा बाकी लोगों को भी डिस्कशन में ले लूं मेरा। ठीक है, बस मैं लास्ट बात यही कहता हूँ कि हमने जब आजादी मिली थी, आजादी तब मिली थी, वो इसलिए मिली थी, और आज ये हालत है कि कहाँ तो तय था घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। ये सारा क्योंकि फेलियर है, इसलिए टोटल मिसयूज हो रहा है। मैंने आपको सारे एग्जांपल दे दिए। धन्यवाद, दोबारा मौका मिलेगा तो फिर बात करेंगे। नहीं, अभी एक बार आपके पास फिर आएंगे क्योंकि कुछ लोगों के सवाल अभी बाकी। आई एम नॉट लीविंग, आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ हियर। बाकी लोगों से बात कर लीजिए, फिर दोबारा एक राउंड ले लेंगे। हाँ, अब मैं प्रशांत साहब का आ रहा हूँ। प्रशांत चंद्रा साहब केवल मतलब यूपी हाईकोर्ट नहीं, वो देश के सारे हाईकोर्ट्स में कम से कम घूम के मतलब कहीं ना कहीं अपीयर हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स में अपीयर हुए हैं। और इन्होंने किताब आज से नहीं, बहुत साल पहले हेबियस कॉर्पस पे किताब लिखी थी। हेबियस कॉर्पस के मेरी जानकारी में सबसे बड़े जानकार, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि अभी क्या हो रहा है प्रशांत जी, कि जो हम समझते थे कि बेल इज अ रूल, अब आज की तरह अब हो गया है कि बेल इज एन एक्सेप्शन। और खास करके रीसेंट वाले उसमें कहा, अभी जो अशोक जी जिस जजमेंट की बात कर रहे हैं, 100 पेज का जजमेंट है, वो जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसने कहा कि नहीं, आपने इतना लंबा जजमेंट क्यों दिया, आपका बेल ऑर्डर देना था, आप यूएपीए पे क्यों टिप्पणी करने लगे। ये भी एक तो प्रशांत जी, इस पे जरा मैं आपको, हेबियस कॉर्पस के आप इतने बड़े जानकार रहे हैं, यूएपीए पे भी जरा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि 1942 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और इस बात की चर्चा हुई कि व्हाई इंडिया शुड नॉट बी गिवन इंडिपेंडेंस, वाज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स व्हिच चर्चिल वाज अपोजिंग। तो उन्होंने एक अपनी स्पीच में एक बात कही थी, और वो ये थी कि पावर विल गो टू द हैंड्स ऑफ रास्कल्स, रोग्स, freebooters, and all Indian leaders will be of low caliber and men of straw. They will have sweet tongues and silly hearts. They will fight amongst themselves for power, and India will be lost in political squabbles. A day would come when even air and water would be taxed in India. ये उन्होंने 1942 में प्रेडिक्ट कर दिया था, और इसलिए वो अपोज कर रहे थे कि these people. And one of the discussions during this roundtable conference was कि because of the immaturity of the leaders of India, if you give them independence, then with every problem that they would be encountered with, they would come out with a legislation. And the time would come, there would be so many legislations in India that there would be entire chaos and nothing else. And how true what he had said, we see today. Now, preventive detention का जहां तक बात है, UAPA is nothing but a preventive detention to prevent a person from acting in a manner which they fear he would be doing. Basic बात यही है। 1967 में ये एक्ट आया, लेकिन उसके पहले भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट था।
देखिए ऐसा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1818 में when it came out with Bengal State Prisoners Regulation Act, it was implemented at that time. उसके बाद तब से ये was being used to curb the independence movement. और 1908 में इन्होंने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक किया, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि जो अनलॉफुल असेंबली है उसको उन्होंने हैरेस करना शुरू किया बाय वर्च्यू ऑफ एन अमेंडमेंट मेड इन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली और कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों का एनफोर्स हुआ, तो ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स इट वाज थॉट कि ठीक है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अ सब्जेक्ट विच इज ड्रैकोनियन, ऑल राइट, लेकिन ये एक देश के लिए आवश्यक है। तो उन्होंने उसमें कुछ सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए। वो सेफगार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स में शामिल हैं, पार्ट 3 में है, फंडामेंटल राइट के चैप्टर में है। उसमें एक आर्टिकल 22 बनाया गया। आर्टिकल 22 में ये है कि आप किसी को अरेस्ट करेंगे तो उसको ग्राउंड्स बताएंगे, 24 आवर्स में उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। ये सब एक बेसिक सेफगार्ड्स उसको प्रोवाइड किए गए। कॉन्ट्ररी टू दिस, इन 1967 दिस UAPA वाज प्रोमलगेटेड, जिसमें उन्होंने ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को दरकिनार रख दिया। ग्रेजुअली UAPA में, विच वाज इनिशियली कंसीव्ड अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें ग्रेजुअली चेंज हुआ। पहले 1985 में जो टाडा एक्ट आया, उसमें कुछ प्रोविजंस थे, बेल में रिस्ट्रिक्शंस की बात कही उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद वो रिपीट हुआ, उसके प्रोविजंस इन्होंने UAPA में डाल लिए। उसके बाद पोटा एक्ट आया 2002 में, उसमें कुछ प्रोविजंस थे, स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस, वो पोटा तो उन्होंने अबॉलिश करके उसके प्रोविजंस UAPA में डाल दिए। ग्रेजुअली इन्होंने इसका पेट बड़ा कर दिया। और जो UAPA में जो बेसिक इंग्रेडिएंट है फॉर टेकिंग एक्शन, वो बिल्कुल ओपन एंडेड है। उसमें ये नहीं है कि आदमी क्या, स्पेसिफाइड नहीं है कि क्या कर रहा हो। वो भी जैसे अभी आपने कहा कि मास्टर साहब कुछ भी घर में कुछ भी हो जाए वो इसमें नाप दो भाई, तो एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड। अब 2019 में एक अमेंडमेंट और हो गया। 67 में तो एक दफे आदमी कह सकता है कि चलिए ये गवर्नमेंट की सोच थी कि सेडिशन ना हो, हालांकि सेडिशन वगैरह सबका प्रोविजन है हर जगह, लेकिन 2019 में इन्होंने फिर अमेंड किया। और पहले ये एक्ट restricted था in its application to organizations and bodies which they thought were acting against the Indian government or the ruling party or whatever, and the stability of the government was one of the main grounds. 1919 में इसको अमेंड करके उन्होंने उसको इंडिविजुअल भी जोड़ दिया उसमें, कि एक इंडिविजुअल भी हो सकता है under the UAPA liable, and that is the time when they started arresting individuals. अब ये लाइमलाइट में UAPA आया, बेसिकली वो भीमा कोरेगांव एक केस हुआ, उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग एज टू व्हाट दिस इज। उसके बाद फिर दिल्ली राइट्स हुए, फिर बैंगलोर राइट्स हुए। तो अब जैसे फॉर इंस्टेंस बैंगलोर में क्या हुआ, बैंगलोर में पिछले 5 साल में 971 राइट्स हुए, एंड दोज राइट्स ऑल्सो इंक्लूडेड राइट्स पर्टेनिंग टू एजिटेशन अगेंस्ट CAA। उसमें उन्होंने एक्शन तो लिया, IPC में लिया एक्शन। अल्टीमेटली वन ऑफ द MLAs was involved and he made a statement कि these people who are involved in riots, they, उसमें MLA के घर पे जब उन्होंने ट्विटर के ऊपर वो हमला हुआ उनके घर पे, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इनके खिलाफ UAPA लगना चाहिए। उसके दूसरे दिन UAPA लगा दिया गया। So this is how it is basically being used as a political tool. कोई dissent government बर्दाश्त नहीं करना चाहती है, any dissent, whereas in a democracy we have a right to raise our voices. A fair criticism should always be welcome. Here they are trying to curb it. The difficulty is that it is not. 2019 was challenged before the Supreme Court. Supreme Court में we can't say anything about the Supreme Court. It is
their discretion, it is their wisdom. But such an important piece of matter which had gone to the Supreme Court regarding the challenge to UAPA in 2019, उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ आज तक. वरना तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सब डिसीजंस हो जाते हैं. And the most draconian part of the act is that it is all the governments are directing it towards the journalists. ये फ्री प्रेस जो है उसका कॉन्सेप्ट इस एक्ट से इसको खत्म करने की पूरी चेष्टा है, और दे हैव अचीव्ड इट आल्सो. This draconian legislation, this needs to be heard by the Supreme Court and needs to be set aside, because if you look into the fundamental rights under the Constitution, then this act cannot be upheld. This is the basic thing. So you cannot use this act for political ends. और ये politicians हैं वो they only see their goal. They don't say what the nation wants. That is the whole difficulty. That is why. Correct. मैं विजय शंकर सिंह साहब के पास आना चाहूंगा. आप आईपीएस हैं, पुलिस सेवा से हैं, और आप लोगों के बात तो तब आता है केस जब लग चुका होता है. लगाने वाले विजय शंकर सिंह साहब ही जैसे लोग, मतलब आप और आपके साथी लोग रहते हैं, जो पुलिस वाले लोग. क्योंकि पुलिस को मैं इसलिए विजय शंकर भाई साहब आपसे समझना चाहूंगा कि सबसे प्रमुख भूमिका यूएपीए लगाने की पुलिस की होती है. और अभी क्या हो गया है, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात तो कह सकते हैं, यहाँ पे एक ठोक दो नीति आ गई है. और ठोक दो नीति में जो काम को करना चाहिए, जो काम न्यायपालिका को करना चाहिए, वो काम पुलिस को लगता है कि उसका ये प्रोरोगेटिव है, वो काम त्वरित न्याय की बात. ये जिसने ढंग से लगाया जा रहा है, आपको लगता है कि पुलिस को भी थोड़ा रिस्ट्रेन करना चाहिए इसमें? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा. इस पर मैं थोड़ा ये कहना चाहूंगा कि यूएपीए का जो दुरुपयोग हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं. ये दुरुपयोग हुआ है, और ये दुरुपयोग बहुत ही घातक है. जब किसी ऐसे कानून का दुरुपयोग होता है जो किसी विशेष अपराध के लिए लाया जाता है, तो न सिर्फ वो कानून भोथरा हो जाता है, बल्कि उस कानून के बाद जब भी आप उस कानून को लागू करिएगा और कितने भी अच्छे उद्देश्य लागू करिएगा, उस पर संदेह बना रहता है. हम लोग शुरू में नौकरी में आए थे, करीब 79-80 की बात है. उस दौरान एक मुकदमा बहुत ज्यादा दर्ज हुआ करता था, धारा 399-402. यह मुकदमा होता था, डकैतों के गिरोह को गिरफ्तार किया जाता था कि ये डकैती की योजना बना रहे थे. ये भी एक प्रिवेंटिव धारा. और 399-402 में उस समय जो हमारे डीजी साहब थे, श्री दीक्षित से डीजी, उन्होंने इसकी एक स्टडी कराई, और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश से हर जगह से एफआईआर मंगवाई थी, और करीब 50 एफआईआर की स्टडी सीआईडी वालों ने की थी. और 50 एफआईआर में सब कुछ कॉपी पेस्ट की, हालांकि कॉपी पेस्ट नहीं होता था, लेकिन कहानी एक ही जैसी थी कि गिरोह इकट्ठा होता है, वो सिगरेट पीता रहता है, बीड़ी पीता रहता है, मुखबिर पीछे से उनकी बात सुनता है, वो इन्फॉर्म करता, पुलिस आती पकड़ ले जाती. 399-402 प्रिवेंटिव धारा थी, आईपीसी में है, लेकिन वो प्रिवेंटिव रूप में इस्तेमाल की जाती थी. उसमें आज तक शायद ही कोई सजा हुई, क्योंकि सब मान के चलते थे, अदालत भी मान के चलती थी कि ये एक है. धीरे धीरे उसका चलन कम. यही बात दोबारा एक दफा 25 हुआ करती थी, अब उसका भी चलन बहुत कम है. जो अवैध कट्टा लगा देते हैं या शराब की बोतल पकड़ लेते हैं, उसके एक्साइज एक्ट की, ये सब चीजें. तो धीरे धीरे हुआ कि ये सारी धाराएं और पुलिस की सारी गतिविधि एक बदनामी के घेरे में आ गई कि ये सब तो जानबूझ के फंसाने के लिए. तो हम लोग भी अभी आपसी बातचीत में यूएपीए के बारे में भी ये कहते थे कि जिस तरह का इसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया, जैसे दिल्ली राइट्स में हुआ, या बेंगलोर राइट्स में हुआ, या और भी कहीं हुआ, ये सीए विरोधी राइट्स में हुआ. आसाम में भी अखिल गोगोई एक किसान नेता है, उनको बंद किया गया था यूएपीए में, वहां की भी हाई कोर्ट ने यही बात कही. तो अल्टीमेटली हालत ये हो जाएगी कि ये धारा लगी हुई है, तो लोग इस पर हंसेंगे और हंस भी रहे हैं. तो ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि पुलिस को रिस्ट्रेन करने की जरूरत है कि अमूमन ये बात लगाई जाए धारा या नहीं लगाई. दूसरी, जैसे एनएस से है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा तब लगती है जब बिल्कुल ही सुरक्षा के लिए खतरा हो. और क्योंकि उसमें हाई कोर्ट में हम लोग जाते हैं, एसएसपी जाते थे, एसएसपी हम लोग जाते थे, जज साहब अक्सर पूछते थे कि भाई ये जो आप बता रहे हैं इसके लिए तो आपके पास और भी साधन है, आप उसका इस्तेमाल न करके ये क्यों इस्तेमाल करते. तो उस समय कभी कभी जवाब नहीं रहता था, तो वो चीजें खारिज हो जाती. तो सीधा सा मतलब ये कि जब ये ऐसी धाराएं बनती हैं
पार्लियामेंट ऐसी धाराएं जब पास करते हैं, कानून का अधिकार देते हैं, तो कम से कम उन्हें ये भी उम्मीद रखनी चाहिए हमसे कि हम इन धाराओं का इस्तेमाल तभी करें जब इस तरह के अपराध हो, इस तरह का खतरा हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हाल के दिनों में यूएपीए का दुरुपयोग हुआ है और काफी हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, जैसे आपने फोको की नीति कही है, ये सबसे ही लगता है कि एक प्रकार का ये गलत नीति है। पुलिस को कानून का पालन करने के लिए तो कहा जा सकता है कि आप भाई कानून का पालन करें। कानून बहुत साफ सुथरा लिखा पढ़ी में हर चीज है, कब क्या करना है, लेकिन वो नहीं होता। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि पुलिस जो पॉलिटिकल बॉसेस की बात कितना मानती है, और पॉलिटिकल बॉसेस की इतनी बात मानती है कि वो कानून भी अपने घर में रख लेती है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब ये स्थिति तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में है बल्कि पूरे देश में ही है कि जहां जिसकी सरकार रहती है पुलिस उसकी बात मानती है। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की बातें जो क्राइम से अलग हटते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, भीड़ हटाना, इन सबका एक नियम बना हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि जब हम इस दायरे से बाहर निकल जाएंगे कि हमें कानून को कानूनी तरीके से ही लागू करना है, तभी कानून की वक़्त रहेगी, तभी कानून का आधार भी बनेगा। मैं एक एसपी साहब का जिक्र कर दूं, वो भी रिटायर हो चुके हैं डीआईजी से, अभय शंकर त्रिपाठी, ये एसएसपी इटावा। उस समय मायावती जी का शासन था और ये कहा गया था कि आप प्रिवेंटिव एक्शन करिए। उन्होंने डीजी से कह दिया कि मैं एक भी आदमी दफा 25 पे फर्जी बंद नहीं करूंगा और न करने दूंगा। उनके यहाँ से जब वो रिपोर्ट आई तो उसमें दफा 25 की केस बहुत कम थी, उन्होंने किया ही नहीं, उन्हें करने दिया। इसी आधार पर वो सस्पेंड हो गए, 3 महीने वो सस्पेंड रहे, फिर सरकार ने उनको जो है बहाल किया, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और रेयर हैं, और आजकल के माहौल में भी ऐसे लोग होंगे, लेकिन हो सकता है वो कहीं दाएं बाएं हो, फील्ड में नहीं हो। लेकिन बेसिक चीज यही है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में कितना रहती है, पॉलिटिकल बॉसेस के दबाव में कितना रहती है, और कितना उनके निर्देश पर चलती है, ये सोचने की बात है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। अभी मैं प्रशांत चंद्रा जी को सुना, बहुत सही तरीके से उन्होंने बताया, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब तो उन्होंने भी बहुत सही तरीके से बताया। दुरुपयोग है, और इस दुरुपयोग से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो पुलिस की साख का होता है। तो जब आप किसी को भी बुलाते हैं थाने बात करने के लिए, तो आप पहले सोच लेते हैं इसको गलत बुलाया गया होगा या पुलिस। तो हमें अपनी साख बचाने के लिए जरूरी है कि हम कानून का कानूनी तरीके से पालन। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई साहब। कम से कम साफगोई से आपने ये माना कि मैं इस पे जल्दी से बता दूं, पुलिस के बारे में बता दूं। मेरे ससुर जो थे वो जीवन भर सरकारी सेवा में रहे, डॉक्टर थे, और वो दिल्ली में मेरे पास से रिटायर हो चुके थे। ये बात मैं कर रहा हूँ करीब 90 के दशक। उनके घर में चोरी हो गई और फोन आया कि जाना है, तो पहली चीज उन्होंने ये कही, मतलब बुजुर्ग लोग थे 70 के वो मेरे सास ससुर, पहली चीज उन्होंने कही कि थाने में मत कहना भाई। अब इस बुढ़ापे में वो जो लोग मुझे थाना ले जाएंगे, तो ये पुलिस की लोगों के प्रति हमारा, हम 90 के दशक, आज तो और खराब हो गया। एक जनरल ये था कि थाने जाने का मतलब समस्याएं आना, बजाय पुलिस हमारा प्रोटेक्शन कर रही है, हम कुछ ये करते थे। ये थोड़ी सख्त टिप्पणी हो गई थी। जयंत जी, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आप यूएपीए के एक पिटीशन को परस्यू कर रहे हैं या उसको करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स अगर आप बता सकें, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं अगर वो ऐसी ना हो कि वो शेयर करने लायक हो, तो उसको जरा शेयर कर रहे हैं। जयंत त्रिपाठी साहब नमस्ते। बहुत तो मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं इसके बारे में टिप्पणी करूं, जो पिछले वक्ताओं ने जो चीजें कही हैं उसमें से कुछ चीजों पे मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। दरअसल बात यूएपीए, केवल यूएपीए की नहीं है। It's a question of a mindset that has existed in India from pre-independence. As Prashant ji said, starting from 1818 for the Bengal regulations down to 1919 when the Rowlatt Act came in, and post-independence, we see there is a Preventive Detention Act in 1950, then there is a Maintenance of Internal Security Act, there's a National Security Act, and then in the 80s and the 90s, we see the terrorism acts that come in Pota and Tada. So there were two streams. One is preventive detention, one is terrorist prevention. These have both been merged into the UAPA. And now what is happening with the UAPA is कि जो पुलिस जो है वो सोचती है कि अच्छा, इनको अगर हम अनलॉफुल एक्टिविटी में ही केवल चार्ज करेंगे तो हो सकता है छूट जाए, चलिए एक टेररिस्ट की एक्टिविटी का भी लगा देते हैं, जो कि इन
दिल्ली हाईकोर्ट में जो पिटिशनर्स थे, अपेलेंट्स जो थे बेल वाले, उनके साथ हुआ है। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी चीज के लिए, उनके ऊपर टेररिज्म का चार्ज लगा दिया गया है। So misuse is not new. Misuse has been happening whenever there is a preventive detention act. By its very nature, it will be misused. The government would always like, the government in power would always like to suppress dissent. So we see what happened during the emergency. आपने मीसा में किन किन लोगों को बंद किया है? मेरे पास एक लिस्ट थी छोटी सी कि किन किन लोगों को उस समय डिटेन किया गया था मीसा में 1975 तक। अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, जयप्रकाश नारायण, देवीलाल, जॉर्ज फर्नांडिस, करुणानिधि, स्टालिन, एल.के. अडवाणी, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, शरद यादव, विजय रूपाणी, इन सब लोगों को साइलेंस करने के लिए आपने उठा के बंद कर दिया अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। इस बात से इन लोगों ने कोई सबक सीखा नहीं, और आज ये लोग जो इनके साथ हुआ था वही दूसरों के साथ कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में एक थोड़ा सा फर्क है। आज की तारीख में आपकी ऑपोजिशन जो है वो थोड़ा, टू यूज अ वर्ड दैट मे नॉट बी वेरी अप्रोप्रिएट, ऑपोजिशन आपकी थोड़ी नपुंसक हो गई है। तो जो ऑपोजिशन का रोल है वो बच्चे ले रहे हैं, स्टूडेंट्स ले रहे हैं, यूथ ले रहा है, जर्नलिस्ट्स ले रहे हैं। तो उन लोगों को सप्रेस करने के लिए आप यूएपीए का मिसयूज कर रहे हैं। जो पेटिशन हम लोग फाइल करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी, देयर आर 2 petitions ऑलरेडी पेंडिंग। We are drafting a 3rd one now, which with some eminent people who are involved in it. We are taking a slightly different stand and a slightly broader overview, and hopefully the court will now, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दिल्ली हाई कोर्ट को कमेंट नहीं करना चाहिए था यूएपीए के ऊपर, और अब हम लोग देखेंगे इस मुद्दे को, तो हो सकता है अब अगर नया पेटिशन भी आएगा तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा जल्दी सुनवाई कर लेगा। हम लोग की आशा तो यही है। और बताएं। थैंक यू सो मच जयंत जी। वकीलों के साथ बात करने में मुझे एक आराम ये रहता है कि ये जो कुछ केसेस होगा तो आप लोग अपने आप ही झेल लेंगे, नहीं तो हम लोग तो उसके नीचे ऐसे दब जाएंगे पता नहीं रहेगा। तो आप लोगों के साथ बात करने से एक सबसे बड़ा फायदा ये रहता है। अशोक भाई साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ और एक चीज ये जरा समझना चाह रहा हूँ, जैसा आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा, कभी कभी ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पिक एंड चूज कर रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी आपने कश्मीर वार्ता शुरू की, आप कश्मीर वार्ता में डिलिमिटेशन और नए कह रहे हैं कि नया असेंबली इलेक्शन और ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर की जो एक पिटीशन पड़ी हुई है जिसमें ये चैलेंज किया गया है कि 370 गलत लगाया गया है, वो आपने एडमिट करके अपने पास रखी हुई है और वो 1.5 साल से ज्यादा हो गया है समय। मैं सिर्फ ऐसे ही अपनी समझ के लिए, अगर वो पिटीशन मान लीजिए ये हो जाती है कि नहीं आपने गलत लगाया था और ये असेंबली इलेक्शन सब हो जाते हैं, तब क्या होगा? दूसरा, मैं एक चीज और आपसे पूछ लूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इस देश की राजनीति को बहुत कुछ सफाई उस इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पिटीशन से हो सकती है। फिर मैं एक अंतिम बात और कर लूं, एक इसी सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के लिए कमीशन बनाया था कि भाई ये कमीशन सब करेगा कि किसान का ये जो 3 लॉ है वो कैसे होंगे, क्या वो शायद फरवरी महीने से या मार्च महीने से आपके पास एनवलप में बंद पड़ा है। बोबडे साहब ने उसको बनाया था, वो चले भी गए 1 महीना उसके बाद। तो ये पिक एंड चूज कभी कभी नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट को? 100% without inhibition I am saying it is pick and choose and it is very unfortunate. तभी मैंने बात की थी वीक जजेस और स्ट्रॉन्ग जजेस की। तभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल एंड जस्टिस बंबानी, they have sort of given a great hope, new hope to democracy. ये सारे जो मामले आपने बताए, अब मैं तो आपसे एक पर्सनल एक लाइन शेयर करता हूँ कि मैं 16 साल का था जब मेरे को किसी ने वो सुना दिया हिंदू कॉलेज में, जिस खेत से दहका को मयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। एक 16 साल का बच्चा डिस्टर्ब हो गया कि अगर फार्मर सुसाइड कर रहा है, व्हाट इज माय राइट टू ईट? तो मैं समझता हूँ 60+ सारे 65 के आसपास होते हैं जजेस सुप्रीम कोर्ट में, उनका दिल क्यों नहीं पसीजा? ये 6 महीने से बैठे हैं, हमारा किसान जो है वो बाहर बैठा है सड़कों पे, और हम डिसाइड कर रहे हैं मंदिर बनना चाहिए कि नहीं। मंदिर इनका रोल ही नहीं है। जो किसान, जो आपने बात बताई 370, जो इलेक्टोरल बोर्ड which has actually destroyed the democracy,
इलेक्टोरल बॉन्ड इज ए क्लियर कट, व्हाइट में रिश्वत दे रहे हैं आप। जो फार्मर्स लॉ थे, इट इज एक लाइन का कानून है, सेंटर की पावर ही नहीं है। मैं बीच में मैं सिर्फ एक चीज करेक्ट, आपको वकीलों को नहीं कर सकते हैं, रिश्वत दे नहीं रहे हैं, आप ऐंठ रहे हैं मुझसे। हाँ वही, यही बिल्कुल ठीक, आप एक ही बात है। तो किसानों वाला जो एक लाइन में अगर कोई हिम्मत हो तो एक लाइन में, सेंटर की पावर ही नहीं है वो कानून बनाने की। और आज 7 महीने से हमारा किसान सड़क पे बैठा है, आप कह रहे हैं कि मंदिर हम बनवा देंगे। तो ये क्या हो रहा है? यू आर 100% राइट, ये पिक एंड चूज है, एंड इट इज वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। आई से द जजेस शुड डिसाइड विल ऑफ द पीपल। उन्होंने ओथ ली थी टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मंदिर बनाने की ओथ नहीं ली थी, किसान को टॉर्चर करने की ओथ नहीं ली थी इन्होंने, कश्मीरियों को 370 टॉर्चर करने की नहीं ली थी। तो जो भी अनकंफर्टेबल है, विच एवर इज अनकंफर्टेबल टू डिसाइड, दे डोंट डिसाइड मैनी टाइम्स दे कीप इट। अब यही आप सबसे बड़ी बात, लेटेस्ट जजमेंट ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट, इट इज शॉकिंग, आई से इट इज शॉकिंग, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दिस जजमेंट शुड नॉट बी गिवन इफेक्ट टू। वो 100 पेज की जजमेंट नहीं है आनंद साहब, माफ करना, वो खाली 25-26 पेज की जजमेंट है, विच हैज टोटली रिलाइड अपॉन सुप्रीम कोर्ट। उनका अपना थॉट तो 2 पैरे में है, उन्होंने सारा सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट ने टेररिस्ट एक्ट के बारे में क्या कहा है, और उसको स्टे कर दिया आपने। इतनी रीजन जजमेंट को 1 सेकंड में बिना उसके, विदाउट एनी प्रॉपर एप्लीकेशन माइंड, आप उसको स्टे कर देते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को? बाकी जजेस को क्या दे रहे हैं हाई कोर्ट के? आप हाई कोर्ट के जजेस को क्या मैसेज दे रहे हैं कि ऐसी जजमेंट मत करना जो स्टे हो जाए, जो अंदर है उसको अंदर रहने दीजिए। तो ये मैं तो आई एम सो हैप्पी, प्रशांत जी ने, विजय जी ने इतना अच्छा यहाँ पर बताया कि ये टोटल माइंडसेट की बात है। ये और ये स्ट्रेटजी है, इट इज नॉट रॉकेट साइंस, इट इज स्ट्रेटजी की। अगर आपने लोगों का आम रोजमर्रा की प्रॉब्लम से दिमाग अलग रखना है तो क्या करो, किसी ना किसी को उठा के बंद कर दो और कोई अपना किराए का बंदा लगा लो मीडिया में, वो कहेगा नेशन इज आस्किंग, वो कह देगा नेशन इज आस्किंग। वो ये नहीं कहेगा मैं पूछ रहा हूं या मेरे माई बाप ने क्या पूछो, नेशन वांट्स टू नो, वो कहेगा नेशन वांट्स टू नो। नाउ नेशन वांट्स टू नो कि अगर एक बंदी, एक फिलॉसफी की जो एक जो पीएचडी कर रही है लड़की, अगर उसका ये भविष्य है एक प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने का, नेशन वांट्स टू नो फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। आई से नेशन वांट्स टू नो फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट कि अगर एक बच्ची का ये हाल है, एक स्टूडेंट का, जो पढ़े लिखे का ये हाल है, तो आम आदमी का क्या करेंगे? ये आजादी किस चीज की है आपकी? ये आजादी बिल्कुल नहीं है, ये आजादी पेपर्स पे, इट इज बनाना रिपब्लिक। जी जी, मैं प्रशांत जी आपसे एक चीज और, क्योंकि ये बहुत से लोगों को, जब मैं इसकी बात करता हूं तो लोगों को कुछ क्लैरिटी नहीं, आप थोड़ा क्लियर कर देंगे। आज जेल में जाते हैं, कल ही आपके और मेरे एक कॉमन दोस्त हैं, बड़े पद से वो हैं, मेरे इसके जो मैं अपना ये चलाता हूं उसके संपादक मंडल में, सुधांशु, उनको भी जुडिशियल रिमांड, पुलिस रिमांड, ये बहुत क्लैरिटी नहीं थी, आदमी को यह है कि जेल चले गए। मैं जरा आपको एक चीज समझा दीजिए मेरे दर्शकों को कि जो जेल जाते हैं उसमें एक प्री ट्रायल होता है। पुलिस ने कहा हमने पकड़ा और जेल में बंद कर दिया, और उसके बाद अब पुलिस अपना तफ्तीश करती रही और चार्जशीट फाइल की। एक अंडर ट्रायल होते हैं कि भाई अब जज साहब डिसाइड करेंगे, ट्रायल चल रहा है, और एक कन्विक्टेड होते हैं। मेरे पास तुरंत फिगर नहीं है, लेकिन जो मेरे अपना वो है उसमें प्री ट्रायल लोग सबसे ज्यादा जेल में रहते हैं, अंडर ट्रायल उससे कम, कन्विक्टेड सबसे कम। ये प्रशांत जी, ये जरा मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि प्री ट्रायल का तो इज अ राइट, भाई आप मुझे सिर्फ एक, मैं किसी को कर दूं और एक केस दायर कर दूं और उसको अंदर कर दीजिए, ये जरा प्रशांत जी आप। नहीं, देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के साथ ये है कि आज की तारीख में क्रिमिनल लॉज हैं, ये सब क्रिमिनल लॉज आर बेसिकली एन एडेप्टेशन ऑफ व्हाट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड डन टू द इंडियंस। ये लोग तारीख में नहीं जाते हैं कि व्हाट वाज द रीजन फॉर फ्रेमिंग दीज लॉज। ऐसा हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब बढ़ने लगी तो क्राउन को ये लगा कि दैट वी शुड हैव कंट्रोल ओवर दी प्रोविंसेस, तो उन्होंने कहा कि इसको करो। उसके लिए उन्होंने कहा कि वी नीड टू फ्रेम सर्टेन लॉज, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हैड come under a royal charter, they had been given certain privileges, they could raise their own army, they could formulate their own laws. तो they picked up Lord Macaulay in England और उन्होंने कहा कि साहब आप जाइए, आप हिंदुस्तान के लिए लॉज फ्रेम कर दीजिए।
उनका साहब हम हिंदुस्तान के लिए लॉस तभी फ्रेम करेंगे वंस आई गो टू इंडिया एंड आई सी एज टू व्हाट इज हैपनिंग देयर. He came to India in 1833. He stayed here for almost 1.5 years. He went back to England. वहां पे जाके उन्होंने कहा कि साहब जो हिंदुस्तानी है, it's such a happy lot that I have not seen anywhere in the world. And if you have to tame the Indians, then you have to completely ruin their social structure and completely ruin their system of education. This is a recorded speech. ये वेस्टमिंस्टर में उन्होंने कहा था जाकर के लॉर्ड मैकॉले ने. उसके बाद उनको सन 34 में चेयरमैन लॉ कमीशन का बना करके 1834 में हिंदुस्तान वापस भेज दिया गया. और ये सब जो लॉज बने ये लॉर्ड मैकॉले के बनाए हुए हैं. तो दिस द बेसिक आइडियोलॉजी इन फ्रेमिंग दिस लॉज वाज टू टेम द इंडियंस एंड टू समहाउ डिस्ट्रॉय द बेसिक फैब्रिक. ये इन लोगों ने किसी ने देखा नहीं कि व्हाट वाज द जेनेसिस फॉर इट, as to why these laws were formulated, and they blindly adapted it. Unfortunate part यह है कि जो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट आई उसमें आपस में काफी विरोधाभास हुआ, लोगों में काफी डिस्कशन हुआ, but those who were in power they did not succumb to it. They said नहीं, whatever governance is being done by the Britishers is very good. Maybe they were influenced or whatever the reason we don't know. और आज की तारीख में ये हो गया है कि जितनी भी पॉलिटिकल मूव्स हैं वो सब ये इस बात पे सेंटर्ड है, हाउ टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन एंड रिमेन इन पावर. दे हैव एब्सोल्युटली नो कंसर्न फॉर द पब्लिक. आप किसी की पॉलिसी उठा करके देख लीजिए, चाहे ऑपोजिशन पार्टी हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, सबका मैनिफेस्टो कॉमन है, हाउ टू विन द नेक्स्ट इलेक्शंस एंड हाउ टू रिमेन इन पावर. दैट इज द होल प्रॉब्लम एंड दैट इज व्हाई यूएपीए इज बीइंग मिसयूटिलाइज्ड टुडे. कि जहां कोई डिसेंट हो उसको वहीं कर्ब कर दो. लेट नॉट द पीपल अंडरस्टैंड एज टू व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग. That is the problem. जी जी, मैं एक विजय भाई साहब आपसे भी जरा समझना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों को जो भी अच्छा लगे या बुरा लगे, कोई दिक्कत होती है तो जाना पुलिस स्टेशन पड़ता है. और आज भी हम लोग कुछ कहते रहे, पुलिस को तो सुबह से शाम तक हम लोग कहते हैं कि सबसे खराब ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आज भी कोई दिक्कत होने से हम देखते हैं पुलिस वाले के ही तरफ. तो ये पुलिस रिफॉर्म की बात बहुत सालों से चल रही है. क्या आपको लगता है कि तुरंत और तत्काल पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है? कितना जरूरी है? क्योंकि जिसको आप लेट करते जा रहे हैं तो आप डेमोक्रेसी को खराब करते जा रहे हैं. जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. हम लोग जब नौकरी में थे तो जब हम लोग किसी दंगा राइट्स या ऐसी स्थिति में थे इलेक्शन वगैरह में, तो बहुत ज्यादा काम पड़ता था. और न भी पड़ता था तो भी आज नॉर्मल तरीके से अगर आप पुलिसिंग की बात करेंगे तो रात में कोई भी पुलिस वाला 1-1.5 बजे के पहले सोता नहीं, और सुबह 9 बजे के बाद उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती. तो कभी कभी ये लगता है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी हमें इसका सिला क्या मिलता. सबसे ज्यादा खबरें पुलिस के खिलाफ छपती हैं, सबसे ज्यादा बातचीत पुलिस के खिलाफ होती है. मैं जोक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हें छोड़ दीजिए, तो हंसी मजाक चलता रहता है. इसका कारण क्या है? तो जब हम इसका आत्मचिंतन करते हैं, कभी कभी हम लोग सोचते हैं यार इसका कारण क्या, हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी नहीं. तो इसका कारण ये है कि हम जिन कानूनों को लागू करते हैं उन कानूनों को कानूनी तरीके से लागू नहीं करते. हम कभी जब शॉर्टकट अपनाते हैं तो फिर दिक्कत होनी शुरू होती है. और शॉर्टकट हम जब अपनाते हैं तो उसका असर बिल्कुल विपरीत पड़ता है. जैसे अभी मैं प्रशांत चंद्रा जी ने कहा, ये चीज मुझे भी नहीं मालूम थी कि किसी कानून की जेनेसिस, कोई कानून बनता कैसे. कुछ न कुछ उस कानून के बनने के पहले कुछ फिलॉसफी रही होगी, कुछ सोच रही होगी, तभी वो कानून बना होगा. इसी प्रकार से जब उन्होंने यूपीए को मिसयूटिलाइज शब्द का है, बहुत सही शब्द इन्होंने यूज किया, ये वाकई मिसयूटिलाइज है. इसलिए मिसयूटिलाइज है कि हम इस कानून को लागू इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इस कानून का उल्लंघन हुआ है. हम इस कानून को इसलिए लागू कर रहे हैं कि इस कानून को हमारे पॉलिटिकल बॉस लागू करना चाहते हैं. तो सरकार के इशारे से, सरकार के नजरों के इशारे से, कहे न कहे उसकी बात को समझते जो हम आगे बढ़ते हैं, तो उसका खमियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो पीछे है, सामने तो हम हैं. कोर्ट में अगर हाई कोर्ट लताड़ती है, सुप्रीम कोर्ट लताड़ती है, तो गाली कौन सुनता है? हमारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो भी हमारी ही बात रखते हैं. वो भी जानते हैं कि हम गलत फुटिंग पे हैं कहीं कहीं, लेकिन वो उसको निभाते हैं क्योंकि उनका काम है ये. तो बेसिकली पुलिस को अपना काम करने के लिए, कानून को कानूनी तरीके से लागू करने के लिए उन्हें कानून का ही पालन करना पड़ेगा. दूसरी चीज, पुलिस सुधार का, यूपी पुलिस के बड़े ही यशस्वी डीजीपी रहे हैं प्रकाश सिंह सर.
जिन्होंने अकेले पुलिस सुधार के लिए बड़ी मेहनत की और अब भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके कुछ अनुशंसाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकारों से कहा भी है, लेकिन बहुत सी चीजें अभी लागू नहीं हो पाई। सबसे बड़ी समस्या जो हम राजनीतिक दखल की करते हैं, तो राजनीतिक दखल एक ऐसी चीज है कि आज हर पार्टी जो विरोध में रहेगी वो राजनीतिक दखल के खिलाफ बोलेगी, लेकिन जैसे ही सत्ता में आएगी वो दखल की बात करेगी। तो ये एक बड़ी समस्या, इससे निपटने के लिए पुलिस सुधार को लागू किया जाना चाहिए। और इसमें जो भी प्रावधान है, जैसे अभी डीजीपी की पोस्टिंग का को लेकर है कि 2 साल मिनिमम होना चाहिए तब आप डीजीपी बनेंगे। अभी सीबीआई चीफ के लिए जिनका पैनल गया था उनमें कुछ लोग 6 महीने से कम में रिटायर हो रहे थे, उनको चीफ जस्टिस साहब ने पॉइंट आउट किया और उनको नहीं बनने दिया, और उन्होंने ऐसे आदमी को चुना जिसको शायद सरकार की मंशा नहीं। ये एक उदाहरण हो सकता है। दूसरी चीज एक बात और है कि पॉलिटिकल बॉसेस क्या चाहते हैं हमसे, हमें उनको भी कानून के लहजे में देखना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, केरल हाई कोर्ट का है। जब पिछली बार, इस बार नहीं, पिछली बार जब कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई तो उन्होंने वहां के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का ट्रांसफर किया। तो डीजीपी साहब केरल हाई कोर्ट गए अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए। केरल हाई कोर्ट ने ये कहा कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की भूमिका में थोड़ा सा फर्क है। चीफ सेक्रेटरी शासन की नीति को लागू करने का जिम्मेदार है, वो उसके विपरीत नहीं जा सकता, लेकिन पुलिस शासन की नीति नहीं लागू करेगी, वो वही लागू करेगी जो उसको कानून में कहा गया हो, क्योंकि उसे अपराध नियंत्रण करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, और इन सब के लिए स्पष्ट कानून है। तो कोई भी ऐसा सरकार की नीति नहीं हो सकती कि आप जो हमसे डिसेंट कर रहा हो इनको आप बंद कर दो, ये पुलिस का काम नहीं है। तो सीधी सी बात है कि पुलिस सुधार के बारे में लंबे समय से बहस चल रही है, लेकिन एक बहुत साफ सी बात निकल रही है, एक अपराइट पुलिस अफसर कभी भी किसी भी पॉलिटिकल बॉस को बहुत सूट नहीं करता है। वो तभी तक सूट करता है जब तक कि वो उससे थोड़ा बहुत उसकी सुनता रहता है। कभी कभी सुनना भी पड़ता है, लेकिन वो पुलिस को भी सोचना पड़ेगा हम कितना सुने और कितना नहीं सुने। और बेसिकली अगर एक वाक्य में कहें तो ये है कि हमें कानून लागू करने का अख्तियार तो है, लेकिन कानून को कानूनी तरीके से ही लागू किया जाना चाहिए, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं। और लंबे समय से जब जनता में मैसेज चला जाएगा कि फलाने थानेदार या फलाने इसको किसी के नहीं सुनता है, जो सच होता है वही सुनता है, या जो कानून कहता है वही सुनता है, तो कुछ दिन तक उसका विरोध होगा, फिर धीरे धीरे लोग उसको समझने लगेंगे और तब उसकी चीज बनने लगती है। स्थिति तब बिगड़ती है कि जब हम सपा की बात बसपा में, बसपा की बात भाजपा में, भाजपा की बात करने लगते हैं, तो फिर हम एक्सपोज होने लगते हैं और इसका असर हमारी साख पर भी पड़ता है, अविश्वसनीयता पर भी पड़ता है, और समाज में हमारी हैसियत पर भी पड़ता है। तो अब मेरा तो बस यही कहना है कि हमें कानून को कानूनी तरीके से लागू करना चाहिए और पुलिस सुधार को जितनी जल्दी हो सके सरकारों को लागू कर देना। मैं जल्दी से एक बात जोड़ दूं, उस सीबीआई चीफ वाला जो मामला था जिसमें हुआ कि उसको चाहते थे किसी और व्यक्ति को और 6 महीने की उसके पास सर्विस नहीं थी, उसको जरा और समझ लीजिए, उन साहब के पास सर्विस थी जब सीबीआई चीफ की पोस्ट खाली हुई थी, उनके पास 8-9 महीने की सर्विस थी। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि सरकार ने जानबूझ के उसकी जो प्रक्रिया थी उसको डिले किया कि इनके पास जब रही ना जाए। तो जैसे आप मेरे बहुत खास हैं, आप सुबह से शाम तक आप मेरे रिश्तेदार हैं, मैं आपको कैसे मना करूं, क्योंकि मैंने आपसे 20 काम गलत करवाए हुए हैं। तो मेरे लिए सबसे अच्छा है कि मैं उसको मीटिंग ही ना करूं 3 महीने। जब आप इनएलिजिबल हो जाएं तो मैं उस मीटिंग को करूं, और जैसा आपको पता ही है कि उसी से कहलवा दूं कि भाई ये एलिजिबल कैसे हैं। तो सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, क्योंकि उनके पास अगर वो उसको बनाना था जिस एक्स आदमी की हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय सरकार के पास होती। दूसरा मैं बता दूं, डीजीपी जैसे बिहार है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके अगर इलेक्शन के उसमें कूदते हैं और फिर उनको इलेक्शन नहीं मिलता, उनको टिकट नहीं मिलता है, एक सब इंस्पेक्टर को टिकट दे दिया जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं बताता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए सब इंस्पेक्टर ज्यादा जरूरी है, डीजीपी जीपी से बहुत मतलब नहीं होता है, वो थानेदार जो है वो उसके लिए ज्यादा अहम है। खैर, मैं अशोक भाई साहब आपके पास आ रहा हूँ, एक बहुत बेसिक सवाल जरा समझ लो, क्योंकि यूएपीए से हम लोग जुडिशरी की बात कहीं से करने लगे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, पिछले 1-1.25 साल से कोरोना की वजह से वर्चुअल कोर्ट हो रहा है, ये सब हो रहा है कोर्ट, और आप सबको पता है, कुछ लोग कहें कुछ भी कागज पे कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस समय भी ये जज साहब लोगों को सारी प्रिविलेजेस मिली हुई हैं और ये वेकेशन भी ले रहे हैं। मतलब ऐसे पेंडेमिक में जब लोग, डॉक्टर को घर जाने की फुर्सत नहीं मिल रही, डॉक्टर्स मर रहे हैं, रिकॉर्ड पे है कि 1600 या 900 डॉक्टर्स मर चुके हैं,
हमारे 10 साहब लोगों को इस समय वेकेशन चाहिए, वेकेशन लिए हैं। तो अशोक साहब, इस पे भी जरा मैं आपसे जल्दी से एक क्विक टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, वेकेशन की जहां तक बात है अनंत साहब, मेरे को वेकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार आप वेकेशन डिजर्व करते हैं जब आप सुबह से लेके 10 बजे से रात को 12 बजे तक काम करते हैं। लेकिन मेरा सोचना यह है कि वेकेशन शुड नॉट बी वेकेशन ऑफ कोर्ट। वेकेशन कोर्ट की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। वेकेशन बाय रोटेशन हो सकती है कि ठीक है, आप हर जज को 2 हफ्ते दे दो कि ठीक है, आप 2 हफ्ते जहां मर्जी घूम आइए, तब तक बाकी अदालतें चलती रहे। तो वेकेशन का सिस्टम हमें बदलना होगा। वेकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अब सरकारी नौकर को वेकेशन मिलती है, जजेस को भी मिलनी चाहिए, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। लेकिन कोर्ट बंद नहीं होनी चाहिए, कोर्ट चलती रहनी चाहिए। जिसको 2 हफ्ते छुट्टी चाहिए, 3 हफ्ते छुट्टी चाहिए, वो लेके जाए, ताकि बाकी 30 जज काम करते रहे, 32 जज काम करते रहे। इसमें मेरी बिल्कुल क्लैरिटी है। और दूसरा, जितना ये वर्चुअल कोर्ट भी जो चल रहा है, वर्चुअल कोर्ट कैन नॉट बी ए परमानेंट सोल्यूशन। आम आदमी थोड़ी वर्चुअल कोर्ट में जा सकता है। आम आदमी वर्चुअल कोर्ट वाले वकील को एंगेज नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके पास सारा सिस्टम है। छोटी छोटी अदालतों में जहां पर इतनी सारी सुविधाएं नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो वर्चुअल कोर्ट कुड ओनली बी वाज ओनली ए टाइम गैप अरेंजमेंट। इनको जल्दी से जल्दी सारी कोर्टें चाहिए। जब सारा सिस्टम शुरू हो रहा है तो कोर्ट भी शुरू हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है? आप जितनी मर्जी और कोर्ट में तो जज साहब तो सबसे ज्यादा सेफ हैं, वो तो सबसे दूर बैठे हैं, उनके पास तो इतना। और वकील और क्लाइंट जो आपस में जब जिनका डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता, उनको ज्यादा सोचना चाहिए और उसको एक सिस्टम से काम करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना। जी प्रशांत जी, मैं एक चीज जल्दी से आपसे और समझ लूं। एक तो वो जो मेरी जान और जितना मैं जानता हूं, मेरे पास तुरंत आंकड़े नहीं है। अंग्रेजों ने जब कानून बनाए तो उन्होंने जैसे रेप अगर कोई करता है तो उस समय 1856 और उसकी सजा बहुत कम थी। लेकिन अगर नहीं, उसकी सजा हाँ बहुत कम थी, चोरी की सजा ज्यादा थी, क्योंकि ये माना जाता था कि हिंदुस्तानी चोरी करेगा। रेप तो अंग्रेजों का काम था, वो अपना रेप करके कम सजा करके उसमें निकल जाएंगे। मोटर कार से अगर कोई मरता तो कितनी कम सजा थी, वो इसलिए कि मोटर चलाते थे अंग्रेज। मैं इसके अलावा एक चीज जो अशोक जी ने कही, इन्होंने कहा कि कोर्ट बंद नहीं होनी चाहिए। मैं एक और चीज आपसे समझाना, मैं छोटी जगह भी बहुत जाता हूं, मैं तहसील के वकीलों को भी जानता हूं, मेरे मित्र हैं। इस पेंडेमिक में पिछले 1.5 साल में शायद अंदाज नहीं होगा बहुत से लोगों को, और आप लोग वकील हैं, मैं एक थोड़ा धृष्टता कर रहा हूं, आई एम क्रॉसिंग माई लाइन। वकील जो काला कोट पहन लेता है वो भीख मांगने लायक भी नहीं रहता है। तहसील के वकील की इतनी बुरी स्थिति है, आपने कोर्ट का ऐसी तैसी कर दी है। क्लाइंट जब तक आएगा नहीं वकील से मिलके, क्योंकि वकील केवल हिंदुस्तान के उसमें केवल कानून का जानकार नहीं होता, वो उसका काउंसलर भी होता है, वो उसको हिम्मत भी देता रहता है, वो उसको कहता है कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। तुम लड़की की अगर मान ली शादी की समस्या चल रही है, आजकल वो केसेस बहुत आ रहे हैं कि लड़कियों की, या घर की कोई समस्या है, कोई भी समस्या लेके जा रहा है, वो उसको वो सहारा देता है। आपने वो बंद कर दिया। वो जब बंद कर दिया तो वो पैसा नहीं देगा, वो 10-20 रुपए की जो फीस रोज आती है वो नहीं आ रही है। तो इसमें प्रशांत जी जरा मैं समझना चाहूँ, क्योंकि ये वकील फ्रेटर्निटी बहुत बड़ी है, और बाकी को तो आप कह रहे हैं ना कि गरीबों को 6,000 रुपए साल में क्या क्या दे देंगे। वकील के लिए कुछ सोच रहा है कहीं? वकील के लिए तो ऐसा है कि जो वकीलों की बॉडीज हैं, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स, वही लोग थोड़ा बहुत सोच रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो एड मिलनी चाहिए वो ग्रॉसली इनसफिशिएंट है। कहीं कहीं दी गई है, मोस्टली तो प्रॉमिसेस हैं कि यस वी विल डू इट। ये बात आपकी सही है कि वकीलों की स्थिति है बड़ी दयनीय। एक तो देखिए, हम लोग के प्रोफेशन में बड़ी डिस्पैरिटी है। वही काम आपको तहसील में मिल जाएगा, एक वकील जो एक प्याली चाय पी के कर देगा, उसी काम के आपको दूसरा वकील लाखों रुपए ले लेगा। तो ये डिस्पैरिटी, इसका कोई तरीका इसको कब करने का है नहीं। लेकिन इसको समथिंग विच द गवर्नमेंट शुड डू इज टू प्रोवाइड देम आल्सो सम सपोर्ट, विच इट इज नॉट डूइंग। बार काउंसिल्स वगैरह ने कोशिश की है, दे आर गिविंग सम फंड्स, कुछ हम लोग ने सीनियर एडवोकेट्स ने मिलकर के पैसे दिए हैं, डोनेट किया है, एक कॉर्पस बनाने की कोशिश की है, बट दैट इज नॉट द आंसर टू इट। यू सी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट विच दे आर शर्किंग फ्रॉम। अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप देख ही रहे हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई मानते नहीं है। जैसा अभी उन्होंने अरोड़ा साहब ने कहा, अशोक साहब भाई ने, कि दे आर व्हाट दे आर कंसर्न्ड इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेंपल, they are not bothered about anything else. So this is our problem, you see.
क्योंकि if as long as you follow the system which was given by the Britishers, you will never progress. This is the problem. And one thing, although this is not the platform to say it, but the biggest problem in this country is your IAS clan. Right from the advice to implementation, these are the people who are responsible for implementing it. Why do you blame the politician? उसको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो 1962 से सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रही है, ना आप पढ़े लिखे हो उसकी जरूरत नहीं है, ना आपको कुछ क्रिमिनल हो उसकी कोई वो फर्क नहीं पड़ता है. You should come to parliament. If you go to parliament and you don't know anything, then whom do you depend upon? You depend upon these guys. कोई भी पॉलिटिशियन आप देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के और चीफ मिनिस्टर तक, everybody is dependent upon a coterie of IAS officers. तुम तो 37 साल की नौकरी करते हो, तुम क्या करते हो? कोई इनसे पूछता है? Nobody asks them, and they are the people responsible for no progress in this country. पॉलिटिशियन है ही है. मैं एक जल्दी से एक प्रश्न आप में से कुछ मिनट बचा, आप लोगों में से कोई भी इस प्रश्न का जवाब दे दे. मुझे एक चीज और समझ में नहीं आती है. बार बार कहा जाता है कि हम पॉलिटिक्स से क्रिमिनलाइजेशन हटाएंगे. आप एक फिक्स ट्रायल का समय नहीं निश्चित कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कोर्टों ने, लोअर कोर्ट्स ने 20 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में वर्डिक्ट दिए हैं, ट्रायल करके उसका उस पर वो किया. ये हमारे यहाँ 10 साल 20 साल जो चलते रहते हैं, इस पे आप में से कोई भी, आई मीन जो भी इसको, ये एक फिक्स ट्रायल क्यों नहीं हो सकता है? वो अगर आप MP या MLA हुए हैं, आपके ऊपर चार्ज है, तो हम 6 महीने के अंदर ट्रायल करेंगे. उससे पहले आप MP नहीं रहेंगे, आप उससे पहले MLA की प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी, और 6 महीने में आप उससे छूट जाते हैं. आप MP रहिए, MLA रहिए, पिछला भी पैसा ले लीजिए. जैसे सस्पेंड होने पे पैसा नहीं मिलता है कि कोई सस्पेंड हो जाता है, जब रीइंस्टेट होता है तो पुराना पैसा मिल जाता है. मैं आप में से किसी से भी, आप में से जो इसका आंसर देना चाहे. आनंद साहब, ऐसा है कि जो आपने ट्रायल की बात की, ये तो बात पक्की है कि जब करोड़ों केसेस पेंडिंग है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ट्रायल या सारे ट्रायल 6 महीने में नहीं हो सकते. लेकिन मैं आपकी इस बात से पूरा सहमत हूं. अब जैसे 8-8 दिन में लोगों ने सजा की और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस दे दी रेप केसेस में, तो अगर रेप केसेस डिसाइड हो सकते हैं 8 दिन में, तो मैं तो कहता हूं दिस इज ऑन बेटर विकेट टू बी डिसाइडेड अर्ली. कोई भी MLA MP पब्लिक फिगर है, उसका आप कहिए कि 6 महीने में डिसाइड होना चाहिए. बट देयर इज अ विल, देयर इज अ वे. इस पे सुप्रीम कोर्ट की जब विल आएगी, स्ट्रॉन्ग विल आएगी, खाली पेपर पे नहीं आएगा ऑर्डर, तो हो सकता है. जब रेप केस हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, MP MLA जो भी ये पब्लिक फिगर है, जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो खुद एप्लीकेशन दे कि जी मैं 6 महीने में अपना ट्रायल खत्म कराऊंगा. किया जा सकता है और करना चाहिए. इस पे कुछ और ऐड कर दूं. जी. तो अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी ट्रायल सिर्फ MP MLA का नहीं, थोड़ा जल्दी हो, तो कैसे होगा? अगर आपके पास अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें हर जज के पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 300-150 केस हर रोज होते हैं, और जज साहब के पास केस आता है, वकील साहब आके बोलते हैं कि मुझे एडजर्नमेंट दे दीजिए, जज साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर वो एडजर्नमेंट दे दें, क्योंकि उनके पास 50 और केसेस सुनने के लिए. तो आप जब तक अपना जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपकी फास्ट हियरिंग नहीं होगी. और जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की क्षमता और अथॉरिटी जो है, वो आपके पॉलिटिकल मास्टर्स के पास है. It does not serve your political master's purpose to increase the judicial infrastructure, to in effect do away with pendency of litigation. तो मैं नहीं जाएंगे, मैं आपसे माफी के साथ आप तीनों लोगों से, वकीलों से खास करके, एक ही चीज बताऊंगा. मेरे कुछ मित्र कहते हैं जो वकील हैं कि क्लाइंट का सबसे बड़ा दुश्मन क्रिमिनल लॉयर होता है, क्योंकि ये डेट क्यों लेता है? उसको डेट के हिसाब से पैसा मिलता है गांव के, उसमें उसको वो पैसा 20-25 रुपया होता है, 100 रुपया होता है, लेकिन उसके लिए वो एक FD की तरह होता है कि हर बार आएगा एक पैसा दे जाएगा. तो ये भी कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा अगर आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि हम इसमें इससे ज्यादा डेट नहीं देंगे, वो लॉ बन जाए. भाई मैं क्या लॉ है, ऐसा है कि आनंद जी वो लॉ है. जयंत भाई जो कह रहे हैं, what he is trying to say is if you increase the infrastructure, जज खुद ही टाइम नहीं देगा, डेट नहीं देगा, आपके मांगने से क्या होगा? Why don't you create a situation that he refuses कि साहब हमारे पास, how can I give you date? 10 मुकदमे लगे, हम 10 करेंगे आज. अब आप उसको 200 मुकदमे भेज देंगे तो क्या करेगा? डेट तो देगा ही वो. This is what he is trying to say. मैं आप लोग डेविल्स एडवोकेट बोलते हैं ना, मैं वो हूं
मैं फिर से कह दूं, जज साहब लोग एडजुकेट नहीं करना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते फाइल में, उनके लिए भी सबसे अच्छा है कि इस पे या वो अपना बढ़ाओ आगे। ये भी तो एक समस्या है। चलिए वो भी माना कि जज साहब जो है निकम्मे हैं, नहीं काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो काम वो दिखाना पड़ेगा ना कि किया है। उनका भी तो एक रिकॉर्ड है जो बनता है, उस पे तो वो नेगेटिव नहीं करेंगे अपने आप को खुद। 5 केसेस तो सुनेंगे, लेकिन जब उनके पास 50 केस लगे हैं और 45 लोग आके बोल रहे हैं कि जी मुझे एडजर्नमेंट दे दीजिए, तो ठीक है, बोलेंगे ठीक है आप जाइए, मैं ये 5 सुन लूंगा। जी। The problem arises when you have hundreds of cases in a day before a judge, and lawyers come and ask for an adjournment. The judge, knowing that he has another 99 cases to go, will grant an adjournment. Why should he not? He has other things to do than get on to an argument कि adjournment देना चाहिए, नहीं देना चाहिए. Anyway, I think हम लोग युवापा से बहुत आगे निकल गए। थैंक यू सो मच। वी विल एक दिन कभी इस पे अलग से चर्चा होगी, थोड़ी लंबी चर्चा होगी। आप सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।